आज हमने जो है एनर्जी, ठीक है, और उसकी जो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सेट्रा, और उसके बाद जो है इनकी कन्वर्जन्स, कंजर्वेटिव फील्ड, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, लास्ट जो लेक्चर था उसमें एक असाइनमेंट नंबर 4 थी गालबन, उसके अंदर एक क्वेश्चन था, वो मैंने आज वॉइस मैसेज के अंदर ये एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन फिर भी एक दो स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम कर रहा है, पहले वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो है कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं, यानी सेट ऑफ 3 फोर्सेस उन्होंने दिया हुआ, 4 डिफरेंट सेट दिए हुए, और कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे। उसमें आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, मैंने आप पहले बताया था कि अगर हम 4 न्यूटन फोर्स है हमारे पास और एक क्या है 3 न्यूटन फोर्स है सेम, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो लाई करेगा 7 न्यूटन मैक्सिमम, और मिनिमम हमारे पास कितना आंसर आएगा 1 न्यूटन। यानी हम दो फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं, किसको, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन को, तो मैक्सिमम आंसर हमारे पास कितना आएगा 7 न्यूटन, और मिनिमम कितना आएगा 1 न्यूटन। और 7 कब आएगा, जब वो पैरेलल होगी, और 1 कब आएगा, जब वो एंटी पैरेलल होंगे। अच्छा, अब इसमें जो है जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि दिए गया जो सेट है, से हमारे पास पहला सेट है कि 12 न्यूटन और इसके साथ है कोई 10 न्यूटन, और यहां पर हमारे पास है से 17 न्यूटन, इस तरह की वैल्यूज है। अब उसने ये कहा था कि कौन सी फोर्सेस हैं जिनका सम 0 होगा या जो इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगी। अब देखिए, इक्विलिब्रियम उसी सूरत में होगा अगर 3 फोर्सेस, एटलीस्ट जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि उन तीनों का सम जो है वो क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। अगर जो समेशन ऑफ 0 आ जाएगा और टॉर्क भी वहां ना हो, तो फिर वो फोर्सेस मिलकर क्या कर सकती हैं, इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सकती है। अब ये देखें यहां पर एक पॉइंट कि 3 फोर्सेस का सम 0 कब होगा, जब दो का जो रिजल्टेंट है, से इन दोनों का रिजल्टेंट ये हमारे पास है 3 न्यूटन और ये है से 5 न्यूटन। अब अगर ये 4 न्यूटन और ये अगर 5 न्यूटन होगा, तो उस इन दोनों का सम क्या है हमारे पास 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, तो ये रिजल्टेंट कितना आ रहा है 5 न्यूटन। अब अगर तीसरी फोर्स इन दोनों के रिजल्टेंट के दरमियान लाई करेगी, उसका जब हम उसका क्या लेंगे, नेगेटिव वेक्टर लेंगे, तो फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी इन दोनों फोर्सेस को हमने ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया 5 न्यूटन। अगर तीसरा वेक्टर या तीसरी फोर्स जो है वो हमारे पास 5 न्यूटन है, और वो अगर हम उसके अपोजिट ले लें उस रिजल्टेंट के, तो उसको सम करने से आखिरी वेक्टर का हेड पहले की टेल से मिल जाएगा और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए इस सेट में हमारे पास जो है दो फोर्सेस हैं, एक है 12 न्यूटन और दूसरी कितनी है 10 न्यूटन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इसकी रेंज हो सकती है, यानी ये 2 न्यूटन से लेकर कहां तक आ सकता है, ये 22 न्यूटन तक इनका रिजल्टेंट आ सकता है। 12 न्यूटन में 10 न्यूटन ऐड करें, अगर ये पैरेलल होंगे तो क्या आंसर देंगे 22 न्यूटन, और अगर एंटी पैरेलल होंगे तो फिर क्या आंसर देंगे हमें 2 न्यूटन। अच्छा, अब अगर 22 न्यूटन और 2 न्यूटन के दरमियान अगर तीसरी फोर्स यहां पे दी गई है,
फिर तो ये पॉसिबल है कि ये दोनों कितना रिजल्टेंट दे रहे होंगे 17 न्यूटन, और ये फोर्सेस अगर हम उस रिजल्टेंट के अपोजिट ले लें तो ये तीनों फोर्सेस मिलकर क्या बना लेंगी, इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेंगे। अगर ये तीसरी फोर्स उनके रिजल्टेंट में लाई नहीं कर रही तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि ये तीनों मिलकर क्या करेंगी, ये इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। अब आप चाहे कोई सी दो इसमें से चेक कर लें। देखिए अब अगर 17 और 10 को हम ऐड करते हैं तो 20, इन दोनों का अगर हम देखें तो ये 27 से हमारे पास कितना आता है आंसर 7 तक, यानी इस रेंज में इनका रिजल्टेंट आएगा। और ये 12 इसके अंदर लाई कर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा। उस चार जो सेट दिए गए थे उन चारों में से एक फोर्स ऐसी, एक सेट ऐसा था कि से वो इस तरह का था कि 10 न्यूटन, और यहां पे मैं लिख लेता हूं कोई 15 न्यूटन, और तीसरी फोर्स में लिख लेता हूं कोई से 30 न्यूटन। अब इसमें क्या होगा कि 10 न्यूटन और 15 न्यूटन मिलकर मैक्सिमम हमें कितना रिजल्ट दे सकते हैं 25, और मिनिमम कितना 5, यानी मिनिमम 5 न्यूटन। और इन दोनों का रिजल्ट अगर चेक करें हम तो ये किस रेंज में है, ये हमारे पास 5 न्यूटन से लेकर कहां तक है 25 न्यूटन तक। अब अगर तो तीसरी फोर्स में लाई कर रही है फिर तो ये मिलकर क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सकती हैं, तीनों फोर्सेस का सम 0 हो सकता है। अगर वो इस रेंज में नहीं है तो फिर इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो सकता। तो अब ये देखें ये वाला ऑप्शन जो है ये इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं करेगा। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, चारों में से एक ऑप्शन ऐसा था कि जिसमें जो सेट दिया गया था वो इस तरह नहीं था कि उसके पहले दो फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट जो है वो तीसरी फोर्स जो है उस रिजल्टेंट में लाई नहीं कर रही थी, लिहाजा हम कहेंगे कि ये वाला जो सेट ऑफ फोर्सेस है ये इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये तो था उस क्वेश्चन के हवाले से। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आप मुझे फिर मैसेज कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा तो हम मैसेज कर देंगे। हाँ जी, यहाँ पर हाँ ये माइनस करके आएगा, यानी जब वो एंटी पैरेलल होंगे तो फिर वो सिंपली माइनस हो जाएंगी। रिजल्टेंट यहाँ पे मिनिमम कितना आएगा, माइनस करके जो वैल्यू आती है मिनिमम रिजल्टेंट होगा, और ऐड करके जो वैल्यू आती है वो एडिशन के बाद जो वैल्यू आती है वो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा। ठीक है ना। तो इसमें अगर देखें 10 न्यूटन और 15 न्यूटन है, इसमें मिनिमम कितना बनता है 5 न्यूटन और मैक्सिमम कितना बनता है 25 न्यूटन। अच्छा, इसी तरह एक क्वेश्चन था, मैं थोड़ी टेक्निक बता दूं आपको कि आपको 3 वेक्टर दिए गए हैं, 2 वेक्टर उसने दिए हैं क्वेश्चन के अंदर। उसने कहा कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट दिए गए 4 वेक्टर्स में से कौन सा होगा। 2 वेक्टर्स दे दिए ऊपर और ये पूछा कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर में मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर आएगा वो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। अब देखिए एक तो तरीका है कि सिंपल आप उसका वो डिटरमिनेंट बनाएं कि आप ए क्रॉस बी आपको पता है कि वो क्या है। आप यहाँ क्या लिखेंगे आई जे के लिखेंगे और यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे उनकी और इस डिटरमिनेंट को खोलेंगे। और एक शॉर्ट में ये है कि आप क्या करें कि वो जो 4 वेक्टर्स दिए गए हैं, अब जाहिर बात है कि जो दिए गए 2 वेक्टर्स हैं ये रिजल्ट हमारे पास कौन सा वेक्टर आएगा सी वेक्टर, और सी का अगर हम ए के साथ डॉट लें तो 0 आएगा, सी का बी के साथ डॉट लें तो वो 0 आएगा। तो अगर हम ये फौरी चेक कर सकते हैं कि जो दिए गए वेक्टर्स हैं उनका डॉट लेके देख ले। वो डॉट लेना आसान है क्योंकि आई के कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को हो सकता है पहला ही वेक्टर है ए ऑप्शन में दिया गया है, जैसे उस क्वेश्चन के अंदर भी ए ऑप्शन ही था, तो वो पहले वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ क्या आ जाए वो 0 आ जाए, तो फौरन हमने डिसाइड कर लिया कि यही इनका क्या है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आंसर आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह मतलब ये पॉसिबल जल्दी वो आंसर आ जाता है। एक और चीज ध्यान रखें
कि हमारे पास एक फार्मूला मैंने वहां पे थोड़ा उसके अंदर शेयर भी किया था कि बाज दफा ये होता है कि एक बॉडी उसने वी आई उसकी क्या थी, 0 थी, उसने यहाँ पर आकर वी एफ गेन कर ली कोई भी, उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी उसने कहा वैसे स्टार्ट करता है, इतनी वेलोसिटी उसने गेन की है, एक वी आई गिवन है अपना वी एफ और एक टी गिवन है। तो इसका शार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके अंदर कि जिसका हमारे पास एक फार्मूला है और उसने कहा कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस के बाद वो ये वेलोसिटी गेन करेगा। देखो अगर तो वो दे देता हमें एक्सेलरेशन दे देता, फिर तो हम 2ax = vf² - vi² यूज करते। अब उसने वहां में एक्सेलरेशन नहीं दिया, बल्कि उसने क्या कहा, उसने हमें vf दी है और टाइम दिया है और डिस्टेंस पूछा। अब होता यूं है कि जिस पहली इक्वेशन के अंदर अगर टाइम है तो वहां पे डिस्टेंस नहीं है, प्रॉब्लम जो आता है। पहली इक्वेशन जो है उसमें टाइम है तो डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखें थर्ड इक्वेशन, उसमें डिस्टेंस है तो टाइम नहीं है। और अगर हम देखें सेकंड इक्वेशन तो उसमें डिस्टेंस और टाइम तो है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो फिर इसका शार्ट वे क्या है, इसका शार्ट वे ये है कि जैसे आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वी आई तो चूंकि 0 है तो हमारे पास यहां से फार्मूला क्या बन गया, हमारे पास फार्मूला आया एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि वी आई 0 होने से, क्योंकि वी एफ हमारे पास क्या होता है, वी आई प्लस ए टी। अब ये क्वेश्चन भी कुछ स्टूडेंट बताया समझ नहीं आएगा को, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी आई 0 होने से वी एफ हमारे पास क्या आया, ए टी के बराबर आ गया। अब वी एफ ए टी के बराबर आने से क्या होगा, देखें ये बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि अगर हम इसमें से जो हमारे पास ये हाफ को हम इधर रहने दें और ये जो ए टी है, इस ए टी को हम क्या कहते हैं, इसको हम वी एफ कहते हैं। अब सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से, और उसने बताया कि इतने टाइम के बाद उसकी इतनी वेलोसिटी हो चुकी है, तो अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो सिंपल आप वी एफ को टी से मल्टीप्लाई करें, 2 पर डिवाइड कर दें। एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एफ मल्टीप्लाई बाय टी ओवर 2। देखें आसान सा फॉर्मूला बन गया कि वी एफ इंटू टी मल्टीप्लाई बाय अपना वी एफ मल्टीप्लाई टी ओवर 2। ये फार्मूला जो है कब अप्लाई होगा, जब इनिशियली वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा और उसने कहा है कि इतने टाइम में उसने इतनी वेलोसिटी गेन कर ली है, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। देखिए बड़ा आसान सा और प्यारा सा फार्मूला बना है कि हम द डिस्टेंस। अब देखिए ये मेहनत है आप लोगों की कि आप लोगों ने शॉर्टकट बनाने हैं, आप लोगों ने मेहनत कर रही है उन चीजों के ऊपर, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, वे दे रहा हूं एक। तो डिस्टेंस ट्रेवल in time t to gain velocity vf। अब ये देखिए ये हमारे पास जो है एक फार्मूला आ गया, एक हमारे पास शॉर्टकट बन गया। तो जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम जो है ये फार्मूला लगाएंगे, सिंपल vf मल्टीप्लाई टी ओवर 2। अच्छा इसी तरह s हमारे पास देखें, s की इक्वेशन क्या है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आज वो एक्सेलरेशन भी दे देता है, ठीक है ना, और उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप ये देखिए कि वी एफ हमारे पास क्या है, वी एफ जो है वो हमारे पास होती है वी आई प्लस ए टी। तो यहां से अगर हम देखें तो वी आई हमारे पास क्या आती है, वो आती है वी एफ माइनस ए टी, वी एफ माइनस ए टी। अगर हम वी आई की वैल्यू ये वाली यहां पुट कर दें तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा,
VF माइनस KT इंटू टी प्लस हाफ KT स्क्वायर। ये माइनस AT स्क्वायर बनेगा, ये प्लस, ये हाफ का है, ये माइनस का 1 है। तो अब ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। देखिए ये भी इक्वेशन आप इक्वेशन ऑफ मोशंस के साथ लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या बनी? VF इंटू टी और माइनस हाफ AT स्क्वायर। देखिए ये भी एक इक्वेशन बन गई। VF इंटू टी माइनस हाफ AT स्क्वायर। तो ये इक्वेशन गलत नहीं है, ये इक्वेशन भी ठीक है। अब एक थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, किसमें थी वो? VI के अंदर। अब ये किसमें है? ये VF के अंदर है। तो यानी अगर अब ये ना हो कि पहले हमें ये फॉर्मूला लगाकर पहले हमें VF मालूम करनी पड़े, फिर हम सॉरी VF दी हो तो पहले हम यहाँ से VI निकालें फिर वहां पुट करें, तो वो लेंथी हो जाएगा। उसकी बजाय अगर हमें क्या क्या दे कि इस एक्सेलेरेशन के साथ इतने टाइम में उसने इतनी वेलोसिटी गेन कर ली। अब ये तो था ना जब उसने एक्सेलेरेशन नहीं दिया, जब उसने एक्सेलेरेशन नहीं दिया, तो ये था, ये इक्वेशन कब आएगी कि ये इक्वेशन आप उस वक्त यूज करेंगे अगर उसकी VI यहां पे क्या थी, VI इज इक्वल टू 0 और यहां पर VI जो है वो 0 हो भी सकती है या ना भी हो, तो आप उसमें ये मतलब फॉर्मूला लगा सकते हैं। VI may or may not 0, यानी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे या ना करे। ये इक्वेशन जनरल हो गई और ये इक्वेशन स्पेसिफिक हो गई किसके लिए? जब वो VI 0 हो गई फिर तो बहुत सिंपल हो गया कि टाइम से फिर हमें एक्सेलरेशन की जरूरत ही नहीं। अगर VI 0 है तो फिर हमें एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ अगर VI 0 नहीं है तो फिर हमें एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो फिर हम ये सब, तो ये 2-3 क्वेश्चन थे जो वहां पर मतलब मैं लिख के नहीं समझा सकता था, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कि एनर्जी वगैरह को हमने डिस्कस करना है। यानी एनर्जी और इसकी जो इंटर कन्वर्जन है, कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटर कन्वर्जन, पावर। ये हमने थोड़ा सा आज हमारा ये में हमें टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर शायद 6 है। तो उसमें सबसे पहले तो देखें एनर्जी। देखिए एनर्जी, पावर और वर्क, ये 3 चीजें हैं जो आपस में रिलेटेड है। पहली चीज है एनर्जी, वर्क बाद में है, पावर बाद में, ठीक है ना। वर्क भी बाद में है और पावर भी बाद में। एनर्जी है मतलब उसके अंदर एबिलिटी है, उस एजेंसी के अंदर, उस आदमी के अंदर अगर तो उसके अंदर एबिलिटी है, काम करने की एबिलिटी है, तो वो एनर्जी कहलाएगी, पहली बात। दूसरी बात काम है, वर्क है, ठीक है ना। तो बाय डेफिनेशन अगर वर्क हो रहा है, वर्क देखें, वर्क साइंस के अंदर हासिल को करते हैं। अब ये नहीं कि आप एक चीज उठा के खड़े हैं तो आपकी मसल्स तो उसमें थक रहे हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में उसका कोई वर्क नहीं, क्योंकि उसका हासिल कोई नहीं, वो चीज आपने डिस्प्लेस तो नहीं की एक जगह से दूसरी जगह। तीसरे नंबर पे है कि वो, यानी पहली चीज है एबिलिटी टू डू वर्क, दूसरी क्या है, वर्क क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है कि रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, पावर, कि आप वो यूटिलाइजेशन कितना स्पीडी कर रहे हैं। पहली चीज देखें एनर्जी है, जैसे डस्टर पड़ा हुआ है इस डाइस के ऊपर, अब इसके पास एनर्जी तो है क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इसकी है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी,
ये अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकता इस वक्त, क्योंकि जिस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है उस सरफेस के लिहाज से इसकी एनर्जी क्या है, वो 0 है। अर्थ के लिहाज से तो है, लेकिन इसको कांस्टेंट किया हुआ, एक जगह पे क्या किया हुआ, बाउंड किया हुआ, तो इसलिए ये वर्क नहीं कर सकता। और तीसरे नंबर पे वर्क होगा तो फिर ही आगे वो होगी, पावर होगी, और जब तक वर्क नहीं होगा तो पावर नहीं होगी। अब एक वर्क जो है, एक आदमी कोई चीज उठाकर छत पे ले जाता है, दूसरा आदमी है वो चाहे एनर्जी के एतबार से उससे जो है वो कम है, यानी उसका वेट उससे कम है, लेकिन वो चीज वही उठा के ले जाता है और जल्दी ले जाता है, काम उसने भी वही किया और उसने भी। अब जिसने वो काम जल्दी किया इसका मतलब उसकी पावर क्या है, ज्यादा। अब ये देखें, आपको टेस्ट, हम जितने भी हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट क्या है, यही एग्जामिनेशन है ना हमारी, कि इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, हमारा मेंटल लेवल चेक किया जाता है। तो देखिए उसमें पावर भी चेक होती है कि पहली बात तो ये है कि आपके अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मौजूद है या नहीं है, और अगली बात क्या है, टाइम लिमिट। वो क्या है कि वही क्वेश्चन आप जल्दी भी सॉल्व करते हो या नहीं करते। अब वो क्वेश्चन सारे आते हैं, लेकिन आप उस टाइम के अंदर पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सके। ये मतलब आपकी पावर, मेंटल पावर भी चेक हो रही है, आपका कॉन्सेप्ट भी चेक हो रहा है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट भी चेक हो रहे हैं और मेंटल पावर कि हाउ स्पीडी यूर मेंटल इज डूइंग वर्क, कि आपका ज़हनी। देखना, एक आदमी है उसने एक टाइम के ऊपर डिसीजन लेना है, अब वो अगर उस प्रॉपर टाइम के ऊपर, वो करेक्ट टाइम के ऊपर अपना सही डिसीजन नहीं ले सका उस टाइम के ऊपर, तो फिर उसका उसके डिसीजन लेने का कोई फायदा नहीं। उसने वही अच्छा डिसीजन बाद में लिया, लेकिन उसका फिर फायदा नहीं होगा। तो ये जो टेक्निक्स हम पढ़ते हैं ये जस्ट इसलिए है ताकि हमारी मेंटल पावर क्या हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, सोचने की एबिलिटी हमारी तेज हो जाए। सोचना तो है ही है, वो तो करना है। उसकी अगली बात क्या है कि हम जल्दी एक चीज को पिक करें और जल्दी उसको सही डायरेक्शन में लेके चलें। अब देखिए, एनर्जी में तो सारी चीजें आ जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। अब ये जो हीट और साउंड है, हीट और साउंड जो है, आप कह सकते हैं कि ये अल्टीमेट क्या है, मतलब डेप्थ ऑफ द एनर्जी है आप हमारे सेंस के अंदर। क्यों कि एक गाड़ी जा रही है, उसमें उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जब हीट और साउंड में कन्वर्ट होगी तो वो एनवायरनमेंट के अंदर ऐड हो जाएगी, वो वापस हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें हमारे पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर एक ऐसा सिस्टम, अब अगर से एक बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है और क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी। अगर उसकी मैकेनिकल एनर्जी के अलावा भी वहां पे एनर्जी चेंजेस आ रही हैं, यानी वहां फ्रिक्शन मौजूद है, एयर फ्रिक्शन को हमने निगलेक्ट नहीं किया हुआ, अब फिर क्या होगा कि उसकी कुछ पार्ट यहाँ से एनर्जी का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रिक्शनल वर्क के अंदर, तो फिर ये कंजर्व नहीं रहेंगी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ उस सूरत में कंजर्व रहती है जब आपका फील्ड क्या हो, कंजर्वेटिव हो। यानी मैकेनिकल एनर्जी विल ओनली कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी will only conserve when field is conservative। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा कि फ्री ऑफ लॉसेस, यानी हीट साउंड वगैरह प्रोड्यूस उसमें ना हो। जैसे कहते हैं प्योर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है, उसमें वर्क डन जो है बाय ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन में आप क्या करेंगे, देखिए बॉडी को आप यहाँ से इधर लेके जा रहे हैं, यहाँ तक एक वर्क है, एक है कि आप उसको यहाँ से इधर लेके गए, यहाँ से इधर लेके गए, यहाँ से इधर लेके आए, तो पाथ ज्यादा होने से दायरा फ्रिक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, हेलो, आपका पाथ 1 है और ये जो है ये आपका पाथ क्या है, 2 है। अब यही वर्क जब फ्रिक्शन का होगा ए से बी तक जाने का, तो चूंकि फ्रिक्शन क्या है,
वो तो पाथ डिपेंडेंट है, तो उसमें इस केस में वर्क क्या होगा, तो ज्यादा होगा, और इस केस में वर्क क्या होगा, कम होगा। तो चूंकि दोनों पाथ का वर्क क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं, क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो यहां से यहां तक आने में वर्क, अगर हम कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल वे है तो इसका वर्क जीरो होगा, और इसमें जरा माइनस mgh और प्लस mgh, और यहाँ जीरो तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो दोनों वर्क क्या है, जीरो हो गया, तो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हमारे पास जो है एनर्जी लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट साउंड ना हो, तो वो फील्ड हमारा क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, और उसमें मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अब देखें, पहली बात है एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, चाहे फील्ड कंजर्वेटिव है ना चाहे नॉन कंजर्वेटिव, यानी इन ऑलवेज कंजर्व। ठीक हो गया। अब एनर्जी के बाद मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होगी, जब फील्ड क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। अब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, और फिर हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कब कंजर्व होगी, जब कोलिजन जो है वो इलास्टिक होगा। उसमें भी क्या है कि हीट साउंड ना हो, पोटेंशियल एनर्जी, उसमें अगर दो बातें आ जाती हैं कि हीट साउंड ना हो और पोटेंशियल एनर्जी या सिरे से हो ही ना, और अगर हो तो शुरू से लेकर आखिर तक क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, सेम। जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो जाहिर बात है फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी। अब जिस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंजेस आ रही हैं इनिशियली और फाइनल, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, और जिससे पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस नहीं आ रही, कांस्टेंट है या वहां पे है ही नहीं, वो फोर्स फील्ड नहीं है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व रहेगी, वो कोलिजन क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। तो एनर्जी और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में किसमें हमारे कंजर्वेटिव फील्ड के लिए आ गया, और उसके बाद हमने देखा काइनेटिक एनर्जी कब कंजर्व होगी। अब हम थोड़ा सा आते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। अब काइनेटिक एनर्जी मैटर के अंदर ना इसकी बड़ी ज्यादा डेफिनेशन है, और उसी डेफिनेशन से हमने ये फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर डिराइव किया हुआ। हाँ जी, 1/2 mv स्क्वायर की जो डेरिवेशन है, आप में से कोई बताएगा कि उसके पीछे क्या डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की, एनीवन? वर्क डन ड्यू टू मोशन, अच्छा, और कोई? सर जी, एस्केप वेलोसिटी वाला टाइप। एस्केप वेलोसिटी, चले। अच्छा ये देखें, काइनेटिक एनर्जी है उसमें मोशन की वजह से, तो हम डिफाइन करते हैं कि किसी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। देखिए आप लोग, जब तक आप लोग सारे माशाल्लाह मास्टर हैं, हो सकता है मुझसे भी ज्यादा काबिल होंगे। देखें असल चीज है कि आप बोलेंगे, आप लोगों ने चूज किया ना फिजिक्स, अब आप फिजिक्स के अंदर बोले, ये किरण असलम की बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि ये बोलती है, चाहे गलत बोले सही बोले उससे कोई अर्थ नहीं, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये है ना कि आप फौरन अपने माइंड उसको जहन को तैयार कर रहे हैं इसके आंसर के लिए। अब वो जहन आपका किस डायरेक्शन में जाता है वो बाद की बात है, ठीक है ना। वो अगर एक दिन दूसरे, देखिए एक आदमी घर से निकला ही नहीं है, वो मंजिल तक कब कैसे पहुंचेगा, सीधी सी बात है। जब आप आंसर करना शुरू करेंगे तो ही सही आंसर की तरफ चलेंगे ना। और अगर हम सोचते ही रहे, एक आदमी सोचे दुकान से एक माचिस लेके आनी है और वो घर बैठा सोचता रहे कि नहीं यार मैं नहीं ला सकता, वो चले ही ना घर से, तो वो कभी भी नहीं ला सकेंगे। तो इसलिए जो है हम जो है यानी इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहें और हम आंसर करें इस चीज का। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा फुकदान इसी चीज का है कि हम जो है ना वो बोलते नहीं है, हम ये पूछते नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर क्या, एनर्जी ड्यू टू मोशन।
अब वहां पे मैटलैब के अंदर उन्होंने जो डेरिवेशन की है 1/2 mv स्क्वायर, वो उन्होंने इस डेफिनेशन को यूज किया है कि एक बॉडी आ रही है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जैसे आपने शायद आपको याद हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ा आपने, वहां पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वहां भी बेसिक डेफिनेशन यूज की हुई है, वर्क डन टू स्टॉप, वर्क डन टू स्टॉप, जितना आप वर्क करेंगे उसको स्टॉप करने के लिए, वही उसकी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए वही मैट्रिक वाली डेफिनेशन आपके एफएससी के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर यूज हो रही है। अब पता चला कि एक आपके पास रूल बन गया कि जब भी आप किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी चाहे वो इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, जो भी है फील्ड की वजह से, तो जितना वर्क उसको स्टॉप करने के लिए यूज होगा वही उसकी क्या होगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे हमने मोमेंटम को डिफाइन किया, तो मोमेंटम की डेफिनेशन के अंदर भी हमने यही चीज की कि कोई बॉडी, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, जितना वो आगे जाके वो चीजों के अंदर डिस्टॉर्शन या उसके अंदर मतलब तोड़ फोड़ जितना वो करेगी उतनी उसके अंदर क्या है, उस क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। मोमेंटम को उन्होंने सेंस मिली है। बहरहाल तो काइनेटिक एनर्जी की एक और डेफिनेशन क्या बनी, वर्क डन टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। देखिए स्टॉप रुकी हुई है, तो उसको रोकने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लिहाजा उसकी एनर्जी क्या है, जीरो है। हाँ, तो ये दूसरी इसकी किस सेंस में आ गई, यानी वर्क डन टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। सर ये पॉइंट दोबारा बता दें, उसका डिस्टॉर्शन थी ना, वीडियो थी और ना आवाज बहुत कम आ रही है। सर थी, सर नहीं आ रही थी और सोच रही थी। नहीं समझ आ रही बात। अच्छा खैर चले, वर्क डन टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इस कार काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला हमें पता है इसका क्या है, 1/2 mv स्क्वायर। अब मैं अगर सिंपल इसको k का नाम दे दूं कि ये हमारे पास k है, k की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाफ mv स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 mv into v, यानी 1/2 p डॉट v। ये पहले मैंने बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इसी तरह अगर हम इसका मोमेंटम के साथ रिलेशन देखें, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास है 1/2 mv स्क्वायर। तो अगर हम m से मल्टीप्लाई भी कर दें और m से डिवाइड भी कर दें तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो k हमारे पास किसके बराबर आया, p स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, p स्क्वायर बाई 2m। और यहाँ पर थोड़ा सा आप एक चीज और देख लें, मेरे माइंड में आ गई कि अगर हमारे पास जो है, पहले तो हम ये देखें ना कि अगर y एक्सिस है, ये क्या x एक्सिस है। हाँ, ये थोड़ी सी इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ काफी गलती के चांसेस होते हैं कि अगर हमारे पास y प्रोपोर्शनल है x के, तो हमारा ग्राफ ऐसे आता है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू kx और k ग्रेटर देन 0। एक बात, दूसरी चीज क्या है, इसमें भी y इज इक्वल टू kx ही है, लेकिन k क्या है, लेस देन 0 है, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। तीसरे नंबर पर y क्या करके आवाज नहीं दे रहा है? हो गई थी वीडियो स्टार्ट करें।
अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज और ये पिक्चर क्लियर आ रही है? यस सर, अब आ रही है। और ये दोबारा रिवाइज करा दें, ये जो सारी फिगर्स आपने बनाई है ना, उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी हमारे पास। अच्छा, पहले नहीं आ रही थी। यस सर। सर वीडियो भी स्टॉप हो गई थी और ऑडियो भी मोस्टली स्टॉप हो रही है। अच्छा अच्छा, अब क्लियर है? जी सर, अब क्लियर है। चले चले, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी बेसिक, मैं इस फार्मूले को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़े से ग्राफ बता रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, y इज प्रोपोर्शनल टू x, और ये भी प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन इसमें स्लोप पॉजिटिव है, इसमें स्लोप क्या है, नेगेटिव है। यहां पर क्या है, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, और अगर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और अगर y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर रूट होगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। थोड़े से बेसिक, मतलब 5 आप फिलहाल ग्राफ देख रखे। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने जितने भी ये ग्राफ ड्रा किए हैं, इसमें मैंने y को y रखा है, चेंज किसको किया है, x को, ताकि हमने एक मतलब हमारे पास एक हिंट आ जाए। हम जो फार्मूला देखें, फार्मूले की लेफ्ट साइड को हमने क्या रखना है, वो y के बराबर रखना है, ठीक है ना। वो भी मैं बताता हूँ कैसे, यानी एक ही ग्राफ 2-3 तरीकों से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन समझ उसको तो आएगा। पहले तो हमारे जेहन में ये ग्राफ है, 5 ग्राफ आपके जेहन में है। 2 ये हो गया, ये स्क्वायर वाला हो गया, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर रूट। अब हम इस फार्मूले के ऊपर आते हैं दोबारा। अब ये देखें, सेम है यहां पर, ये हमारे पास क्या था, y इज प्रोपोर्शनल टू x, y is proportional to x square, y is inversely proportional to x, और अगर हम नेगेटिव वाला नाम भी ड्रा करें तो हमारे पास चौथा ग्राफ क्या बनता है, इस तरह होगा, y is proportional to x square root। ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस तरह हर चीज के फार्मूले हमारे पास आएंगे, जैसे ओहम्स लॉ का है आगे, मतलब पूरी फिजिक्स के अंदर। जैसे मैंने पहले 8 ग्राफ स्लोप के लिहाज से बताए थे आपको, तो इसको भी आप देख लेंगे फार्मूले के लिहाज से ग्राफ कैसे ड्रा करना है। एक फार्मूला है सिंपल सा हमारे पास, k इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। अब ये देखिए कि सर व्हाइट बोर्ड पूरा नहीं शो हो रहा। हाँ जी, सर व्हाइट बोर्ड पूरा नहीं शो हो रहा फुल। व्हाइट बोर्ड पूरा नहीं शो हो रहा है, एक मिनट। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड वहां रखते ही तो होगा। चले, ये जो नजर आ रहा है ना क्वेश्चन में, इसी के अंदर ही लिखूं, ठीक है। अब जी सर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये फार्मूला हमारे पास,
अब अगर इसी फार्मूले के मुताबिक अब वो कहता है जी ग्राफ है, इधर उसने दे दिया के और इधर क्या दे दिया पी, या चला पी का स्क्वायर दे दिया। अब हमने क्या करना है, पहला स्टेप आपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो वाई एक्सिस पे यहाँ उसने चीज लिखी है, हमारे फार्मूले में वो एज इट इज हो, वाई वाली साइड यानी वाई पे जो चीज लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वो के का स्क्वायर लिखता तो मैं यहाँ क्या ले लेता इसका स्क्वायर। हमने वाई एक्सिस पे जो उसने चीज लिखी है और जो हमारे फार्मूले में लेफ्ट साइड है, ये हमने बराबर कर लेनी है। पहला पॉइंट हमारा ये बात समझ आई। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हमने वाई एक्सिस पे जो लिखा हुआ है और हमारे फार्मूले की लेफ्ट साइड पे जो चीज है, इन दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना। ठीक हो गया, कर दिया हमने, वो फार्मूले में है। अब हमें देखना है कि हमारे जो एक्स एक्सिस पे जो चीज है आया कि वो फार्मूले में एज इट इज है, उसका वहां पे स्क्वायर है, उसका वहां पे अंडर रूट है, या वो उसमें क्या है डिनोमिनेटर है। चार बातें मैंने बताई है ना। ये ग्राफ एज इट इज का होगा, ये किसका होगा स्क्वायर का होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होगा, और ये किसका होगा स्क्वायर रूट का होगा। एक आम मिसाल मैंने दी है, आप इस रूल को सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप 1/x रूट का ग्राफ बना सकते हैं, x रूट का, x क्यूब का, x की पावर 4 का, तो फिर आप इतने भी बनाते जाएंगे वो लगा। ये बेसिक का प्रिंसिपल बता रहा हूं मैं कि पहले ग्राफ में क्या करना है, इसको क्या कर लेना है बराबर कर लेना है, और फिर हमें देखना है कि जो यहाँ लिखा हुआ आया है वो वहां पर ही वैसे का वैसे है, या इसका वहां स्क्वायर है, या इसका वहां क्या है अंडर रूट है, या ये वहां पे क्या 1/में है। तो इसमें क्या है, क्या सूरत हाल है कि वहां पे एज इट इज है। जब एज इट इज है तो हमारा ग्राफ ये बन जाएगा। समझ बात। और ये ग्राफ में जब के पी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ज़ाहिर एम क्या है, ये ग्राफ एम कांस्टेंट शो कर रहा है। और अगर साथ एम भी वेरी कर रहा है तो फिर ग्राफ चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब अगली चीज, इसी फार्मूले में अगर से हमारे पास जो है ग्राफ जो है वो उसने दिया के और पी के दरमियान। अब यहां देखिए जो वाई फार्मूले में के है, यहां भी क्या है के है, और एक्स एक्सिस में जो चीज है जो हमारे ग्राफ में लिखा हुआ है, लेकिन फार्मूले के अंदर इस चीज का क्या है स्क्वायर है। तो ग्राफ कौन सा बनेगा, स्क्वायर वाला बनेगा। ग्राफ कौन सा बनेगा स्क्वायर। अब ये ग्राफ ये क्या शो कर रहा है, क्या है कांस्टेंट है। इसी तरह अगर उसने ग्राफ हमें दे दिया यहां पे पी है और यहां पे क्या है के है। अब ये देखो पहले ग्राफ हमने क्या करना था कि जो वाई एक्सिस पे चीज लिखी हुई है वो हमारे पास जो है उस फार्मूले की लेफ्ट साइड पे हो और एज इट इज हो। तो हमें फार्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। तो पी हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 2mk स्क्वायर रूट। तो ये पी हमने क्या कर लिया, देखिए बराबर कर लिया, यहां भी पी है। अब जो चीज यहां लिखी हुई है यहां पे वो एज इट इज है, या इसका स्क्वायर है, या इसका क्या है अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। अब ये चीज यहां पे आके इसका स्क्वायर रूट है, तो अब ग्राफ कौन सा बनेगा स्क्वायर रूट वाला बनेगा। अब ग्राफ कौन सा बनेगा स्क्वायर रूट वाला बनेगा, और ये शो करेगा कि एम क्या लिया हमने कांस्टेंट। हाँ जी ये वाला हाँ नहीं इसमें वाई में के है, इधर पी स्क्वायर है, यहाँ पे पी है, यहाँ के है। नहीं ये देखिए ना, बात सुने, यहाँ पे हम देखना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के लिहाज से कैसे वेरी कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी पी के लिहाज से स्क्वायर में वेरी करती है, और यहाँ हम देखना तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से डिपेंडेंट होने पर चेंज हो रहा है।
जब मोमेंटम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी से तो काइनेटिक एनर्जी का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो मोमेंटम आएगा, यहाँ p का स्क्वायर लेंगे तो इसलिए ग्राफ देखें चेंज हो रहा है। बात समझ आ गई? तो अगर हम देखिए वैसे याद करने लगे फिर नहीं याद होगा। मैंने आपको तरीका बताया था, वाई एक्सिस पे जो चीज है फार्मूले में आप लेफ्ट साइड में वही चीज बना लें जो बन जाएगी। फिर आप देखें कि आपके फार्मूले की राइट साइड और ग्राफ का एक्स एक्सिस, फार्मूले की राइट साइड और ग्राफ का एक्स एक्सिस अगर सेम है तो स्ट्रेट लाइन। बात समझ आ रही है? अगर वहां पे उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला, अगर उसका स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट वाला बनेगा। अब ये देखें यहां पर से, अब वो यही ग्राफ क्या है मैं यहां बनाता हूं। यहां से दिया हमें p और यहां पे दे दिया 1/, देखेंगे तो ये मुश्किल से मुश्किल इसमें ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन जो टेक्निक मैंने कही है, अब देखें ऐसे अगर सोचने लग जाए तो और मुश्किल हो जाए। आपने करना क्या है, आपने फार्मूला लिखा, फार्मूला हमारे पास क्या है, p यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो ये तो सेम हो गया। अब इसके एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस पे k 1/k स्क्वायर रूट है और फार्मूले में हमारे पास क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फार्मूला बनता है, फिर ग्राफ रेसिप्रोकल वाला होगा। ग्राफ कौन सा होगा, रेसिप्रोकल वाला होगा, फिर ग्राफ ऐसे आएगा। समझ आ रही बात? तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है कि आपने क्या करना, समझा दिया मैंने टेक्निक, मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हो जाएगी कि आपने वाई एक्सिस को और अपने फॉर्मूले को क्या कर देना है, फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड और आपके वाई एक्सिस के ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो सेम हो जाए। उसको जब हमने फिक्स कर लिया, सेम कर लिया, उससे हम बिल्कुल जिम्मा होगा। अब हमने सोचना किस पर है, सोचना है हमने जो ग्राफ में एक्सिस पे चीज लिखी हुई है और जो फार्मूले में हमारे राइट साइड पे है। अब अगर जो ग्राफ पे चीज लिखी हुई है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे, उसका स्क्वायर लेने से फार्मूले वाली चीज बनती है तो स्क्वायर वाला ड्रा कर दो, उसका स्क्वायर रूट लेने से वो बनती है तो स्क्वायर रूट वाला ड्रा कर दो। अब देखें से ये ग्राफ है, मैं ऐसी ग्राफ को यहां दोबारा ड्रा कर लेता हूं। अब यहां पर p है और यहां पर क्या है, 1/k है। p और 1/k, ठीक है। अब फार्मूले में क्या है, k अंडर रूट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। पहली बात हमें क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, और हमें इसको इस सेंस में लिखना है, मतलब इसको हमने इस सेंस में बनाना है, तो फिर हमें यहाँ पे ग्राफ का अंदाजा होगा। अगर हमें यहाँ पे वो k स्क्वायर दे देता है 1/k स्क्वायर, उसके लिहाज से हमें देखना है कि यहाँ पे ग्राफ, यानी इस तरह के ग्राफ हमारे पास जो है वो एक आशा बन सकते जितना बाकी बनाते हैं, लेकिन हमने उसके की पॉइंट यही है कि हमने क्या करना है, इसको वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस में जो लिखा हुआ उसको और फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को आपने इक्वल कर लेना। फिर आपने राइट हैंड को देखना कि यहाँ पे जो चीज दी है आया इसका स्क्वायर है या ये अंडर रूट है, इसका मतलब या ये 1/, में है या एज इट इज है। चलेंगे अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। बाकी फार्मूले के क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, देखिए से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बराबर है, वेलोसिटी मालूम करें। अब देखिए ये सिंपल सी बात है, या वो कह रहे मोमेंटम डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ा। अब ये चीजें तो आपको सिंपल आनी चाहिए कि मोमेंटम डबल करने से जाहिर है काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 4 टाइम हो गई, ये सारी चीजें। इस तरह कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम मोमेंटम है, 3 टाइम मोमेंटम है, या काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के इक्वल है। अब काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के इक्वल ऐसे, तो जब हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी। अब देखें v तो v से कैंसिल हो गया, तो v क्या आ गई 2 मीटर पर, यानी अगर किसी बॉडी की
वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसका मोमेंटम न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। फिजिकली तो इक्वल नहीं होते, मोमेंटम और फिजिकल क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी और है, न्यूमेरिकली उनकी वैल्यूज क्या आएगी, सेम आएगी। कब? जब किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या है। अच्छा अगर वो कहते हैं, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, मजीद मेरे करके आप फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। से वो क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी 5 गुना है, काइनेटिक एनर्जी 10 गुना है उसकी, तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप काइनेटिक एनर्जी को लिख लेंगे, मतलब मैं फार्मूला यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ अभी, काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल एनपी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनपी है, तो हमने बी फाइंड आउट करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम का mv, तो m से क्या हो गया कैंसल, और v भी एक क्या हो गया, इससे कैंसल हो गया, तो v हमारे पास क्या है 2n। फार्मूला इस तरह के फार्मूले आप बना सकते हैं। यानी अब देखिए अगर वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का 5 टाइम है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्वेश्चन कहा कि काइनेटिक एनर्जी A is equal to 5 टाइम मोमेंटम वेलोसिटी निकालें, तो सिंपल हम वेलोसिटी इसमें v is equal to 2n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5, तो हमारे पास क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये फार्मूले से फार्मूले पता चल जाएंगे। इसी तरह ये तो है मोमेंटम को डबल करने से 3 गुना करने से क्या होगा, एक है परसेंटेज इंक्रीज। अब परसेंटेज इंक्रीज में फार्मूला क्यों चेंज होता है, परसेंटेज इंक्रीज में इसलिए चेंज होता है, मैंने फॉर एग्जांपल कहता है मोमेंटम के अंदर जो है वो 10% इंक्रीज आई है। अब 10% इंक्रीज का मतलब क्या है कि उसका 10% लेकर उसमें हमने ऐड करना है, उसका 10% लेकर उसमें क्या करना है, मतलब 50 है तो 50 का 10% क्या आएगा 5, अब 5 उसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 50 से बढ़कर वो क्या होगी 55 होगी। अब ऐसे भी मुश्किल क्वेश्चन है, जब 50 से बढ़कर वो 55 होगी तो मोमेंटम क्या है, यहाँ स्क्वायर तो नहीं ले सकते। अब मोमेंटम तो ये है ना, मोमेंटम को हम ये नहीं कर सकते कि मोमेंटम अगर पहले 10 है तो 15 हो गया, नहीं, या 10 का स्क्वायर ले लें ऐसा तो नहीं हो सकता, या 5 का स्क्वायर ले लें ऐसे भी नहीं हो सकता। तो वहां पर फिर हम ये, अगर आप डिटेल में ये फार्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं, हमने क्या किया, हमने वो फार्मूले ड्राइव करके निकाले हुए, ठीक है ना, बजाय से कि हम उसको डेरिवेशन पे टाइम लगे। ठीक है यार, यही है क्या, देखिए नया मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी है, नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नई काइनेटिक एनर्जी k है। अब k में 10% इंक्रीज करेंगे तो वो k प्लस 10k/100, ये k प्राइम आ जाएगी, k प्राइम क्या आ जाएगी, k इनिशियल प्लस 10k/100, ये k का 10% लेके उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस तरह फिर हम वो फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। यानी अगर से n% increase in momentum, n% increase in the momentum, percentage increase in kinetic energy, n% increase in the momentum, percentage increase in the percentage increase in kinetic energy, तो उसमें हमने क्या करना है, वो है 1 प्लस n/100 इसका स्क्वायर और -1 मल्टीप्लाई बाय 100%, 1 प्लस n/100 इसका स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू %। ठीक है, अब देखें इसी तरह जब डिक्रीज होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इंक्रीज में क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, डिक्रीज में यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब से क्वेश्चन उसका क्या आ गया, वो कहता है कि मोमेंटम इज इंक्रीज से हमारे पास वो कहता है 200% increase by 200%, then
परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। 1 प्लस n ओवर 100 का स्क्वायर माइनस 1। अब आपने क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होगा, 1 ओवर यहां क्या आएगा, अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर 200 होगा यहाँ 100 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 2 और उसका क्या आएगा स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100 और ये परसेंट, ये कितना होगा 3 और 3 का स्क्वायर क्या आया 9 माइनस 1 8 और ये क्या बन गया 800%। अब देखिए 200% इंक्रीज आने से काइनेटिक एनर्जी में कितनी इंक्रीज आएगी 800%। बात समझ आ रही है किस तरह की, देखिए इसकी लॉजिक मैं देता हूं। 200% इंक्रीज का मतलब क्या है, 200% इंक्रीज का मतलब ये होता है कि आपके पास वो चीज है 10 रुपए की, उसमें 200% इंक्रीज आने का मतलब क्या है कि वो चीज कितने की हो जाएगी। हाँ जी 20 की जगह हाँ जी 20,000 20,000 2,000 से सर 20 की जाएगी, अगर 10 और 10 जाती तो 100% होती। अब ये देखें मेरा मेरी बात सुनो, 100% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ये बात समझो। अब हमारी सैलरी हो गई ना 100% इंक्रीज हो रही है, तो वो 50,000 है वो लाख रुपए हो गए, ये 100% इंक्रीज है। 200% इंक्रीज का वो 1.5 लाख हो जाएगी। बात समझे, यानी 1 रुपए की चीज अगर 3 रुपए हो जाएगी तो ये 200% इंक्रीज है। अगर 1 रुपए की चीज 2 रुपए की हो गई, एक तो फिक्स है, उसमें इजाफा कितना हुआ। अब अगर वो कह रही 100% इंक्रीज है तो वो 1 रुपए की चीज 2 रुपए की हो गई। ये बातें देखें काम आने वाली चीजें हैं, ये अपने बेसिक यही तो टेस्ट में पूछी जाती है कि अब 200% इंक्रीज का मतलब क्या है कि ये 10 रुपए की मैं कह रहा था चीज है तो 200% इंक्रीज का मतलब वो 30 रुपए की हो जाएगी। बात हो जाएगी। अच्छा मोमेंटम, अब काइनेटिक एनर्जी में 200% इंक्रीज आती है। अब 200% का मतलब ये है कि अगर उसकी वैल्यू पहले 10 है तो अब कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। 10 होने से क्या होगी 30 होगी। अच्छा अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो अपना सॉरी मोमेंटम पहले 10 था तो अब कितना हो गया 30 हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या है, उसमें मोमेंटम का क्या है स्क्वायर है। अब अगर वो 3 का स्क्वायर लेने में क्या आएगा 9, लेकिन एक्चुअली 1 तो पहले ही थी तो इंक्रीज कितनी आई 9 माइनस 1 8। बात हो गई कि वो 1 थी उसकी वैल्यू, अब 1 वैल्यू से 10 थी जो भी है, अब 1 थी उसकी वैल्यू मोमेंटम की और अब कितनी हो गई 3, क्योंकि 200% इंक्रीज हो गई। 1 से कितनी हो गई वो 3 हो गई। अब 3 का जब हमने स्क्वायर लिया तो वो हो गया 9, लेकिन एक्चुअली वो पहले से 1 तो थी उसमें से, तो आपने उसमें से क्या करना है 1 को माइनस करना है, तो वो हमारे पास ये है। अच्छा ये तो था 100%। अब अगर वो कहें 10% 20% ये चीजें आ जाए तो फिर आपने थोड़ा सा एक चीज याद रखनी है। देखिए कुछ तो मैं बच्ची को पढ़ा रहा, अक्सर मिसाल देता होता हूँ, मेरे मैं गाजीपुर से मैं शुरू हुआ था ये मिसाल देने। एक बच्ची को पढ़ा रहा था तो मैंने कहा 5 + 7 कभी था जैसा कैलकुलेटर उठाया, कभी 5 + 7 कभी 12 होता है। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है आपका, बड़ी मेहनत की आपने यहाँ से क्लास करने में। तो मतलब हमने क्या किया, अपने आप को डिपेंडेंट बनाया कैलकुलेटर की चीजों पर। अब देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। ये स्क्वायर हमें आने चाहिए, ये चीजें हमें आने चाहिए, ये यूज होती है, ठीक है ना। तो आप ये देखें से वो कहता जी कि हमारे पास जो है वो 10% अपना 20% इंक्रीज है, यानी क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 20% इंक्रीज इन द increase in momentum, 20% increase in the momentum
तो 20% इंक्रीज में अब क्या होगा, इसी में आप देखें तो हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 20/100 उसका स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। अब क्या होगा कि यहां पर वैल्यू आएगी पॉइंट में, ठीक है ना, यानी अगर तो 100% नहीं होगा तो आगे 2 में 3 में 3 आएगी 4 आएगी, यहाँ पे वैल्यू ऐसे मैंने बताया, यहाँ पे कितनी है 2। अब 2 की वजह यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 प्लस 0.2 आएगा, 5 ही 200, यहाँ कितनी होगी 20। अगर यहाँ होती 100 तो यहाँ आता 1, यहाँ क्या आता 0.1 आता। अब इसमें क्या लेना, स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100 और ये परसेंट। अब देखें 1 प्लस 0.2 तो 1.2 बनेगा, और 1.2 क्या 12 है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो बन जाएगा 1.44। अब उसमें से 1 तो माइनस हो जाएगा, पीछे के बचा 0.44, तो मल्टीप्लाई बाई 100 44%। अब आपको बताना चाहिए कि जैसे ही यहां पे 30 आ जाए तो आप 13 का स्क्वायर, और शॉर्ट में इससे भी मजीद क्या होगा, तो यहां पे क्या आ गया 30, तो आप 13 का स्क्वायर लें, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो 30% इंक्रीज में मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी में कितनी इंक्रीज आएगी 69%, है ना। ये रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये आएगा 44%। क्यों आया, यहां पे था 1.2 का स्क्वायर लिया तो वो आया 1.44, उसमें से 1 तो माइनस हो गया, पीछे बचा 0.44, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो 44 बन गया। अब जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ 44 आया, अगर 2 आता है यहाँ पे तो हम उसको 12 बना लें, 3 आता है तो हम उसको 13 बना लें, 4 आता है तो हम उसको, यानी 40% इंक्रीज यहाँ पे मैं कहता हूँ 40% इंक्रीज है। कितनी इंक्रीज है 40%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 96%। ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, यहाँ 40 था वो यहाँ पे 1.4 बनेगा, उसका स्केल 196 बनेगा, और 196 में से 1.96 में 1 माइनस करेंगे 0.96, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई 96। ये भी हो सकता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, हाँ फिर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। नहीं फिर भी आप एस्टिमेट तो कर सकते हो उसको, इन 20 और 30 का करके आप उसको इन बिटवीन कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। से आपको 20 का पता है कि 44% है, 30 का पता है आपको कि 69% है, अब कोई ना कोई आंसर ऐसा होगा अगर 25 आ जाता है यहाँ पे तो वो जो 44 और 69 के दरमियान में होगा। जो एमसीक्यूज बनाने वाला वो इतना ख्याल रखता है कि वैल्यूज ऐसी हो तो वो वैल्यू जो आंसर है वो डिफरेंट हो बाकियों से, और वो उस रेंज में लाई कर रहा हो। जैसे मैंने जो लास्ट असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए थे, अब एक आंसर आ रहा है 15, अब उसका जब उससे कॉस से 30 मल्टीप्लाई होता है, अब कॉस भी होता है 0.86, अब जो 30 के करीब आंसर होगा, जो 11 या 12 होगा वो आंसर होगा, क्योंकि 86% लेना उसका। तो ये थोड़े से आपने क्या करना है, उसको अंदाजा लगाना है उससे चीजों का। अच्छा, अब जब ये फार्मूला वैसे मैं चारों आपको बता दूंगा कि जब इंक्रीज है, जब डिक्रीज आएगी तो जहां क्या आ जाएगा माइनस, इसकी जगह पर ये माइनस वाली रहेगा। अच्छा, जब ये तो था मोमेंटम दिया हुआ तो काइनेटिक एनर्जी, अब अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई होगी और मोमेंटम, तो फिर स्क्वायर की बजाय क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसमें भी ऐसी है, अगर इंक्रीज है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, डिक्रीज है तो यहाँ क्या आएगा, ये माइनस माइनस का वैसे ही खड़ा रहेगा। हाँ फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना। तो वो मैं आपको चारों फार्मूले लेके वो उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी एक चीज और डिस्कस करनी है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम भी काफी हो गया 9 बजने वाला, तो 2-3 मिनट में वो मैं शेयर कर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो लेते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी को, अगर आप बुक पढ़ें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है दो किस्म के फार्मूलों से आपको पता है, एक mgh से और एक किससे माइनस gmm ओवर आर से। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन mgh एंड माइनस gmm ओवर आर, हाँ ये कौन बताया। हाँ अच्छा, हाँ जी आप में से कोई
किरण तो बताएगी। सर फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी होती है ये वाली, हाँ जी, -gmm। सर ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है नहीं -gmm। सर जब दो दो मैसेज दिए हुए हों तब हम मेरा ख्याल फाइंड कर सकते हैं इससे। देखिए एमजीएच बेसिकली क्या है, मैं बच्चों को समझाने के लिए ना एक चीज बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम ऊपर जा रहे हैं ना, से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है -10 जॉल और यहाँ पे हो गई -3 जॉल। ये बेसिकली तो ये है हमारे पास -gmm/r ये है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये उस बॉडी का मास है। अगर ये बॉडी अर्थ है तो कैपिटल एम वो मास अर्थ होगा, अगर मून है तो मून का होगा। अब जो एमजीएच है वो तो हम पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव है। बेसिकली एमजीएच चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी है, एब्सोल्यूट नहीं। एक्चुअली एमजीएच क्या है, एमजीएच क्या है, ये है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आप यहां से इधर गए हैं, इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, जब हम -3 में से -10 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7 जॉल। देखिए चीजें थोड़ी सी आप उनके ऊपर सोचा करें। अब ये 7 जॉल आ रहा है, ये आपका एमजीएच है। अर्थ के ऊपर यहां भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है सेंटर के लिहाज से, यहां पर है। एमजीएच उस वक्त एब्सोल्यूट बन जाती है, एब्सोल्यूट बन जाती है, लेकिन उसके लिए एक सपोजिशन है। क्या है कि हमें अर्थ सरफेस उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लेनी पड़ेगी, 0। फिर वो क्या बन जाएगी, फिर एब्सोल्यूट बन जाएगी, फिर एब्सोल्यूट होगी। जैसे अगर हम इसकी 0 लेते हैं तो -3 में से 0 को माइनस करेंगे -3 आएगा ना, तो फिर हमारे पास ये एब्सोल्यूट बन जाएगी। अब देखें ये जो 7 आ रहा है, ना वो इसकी है ना वो इसकी है। 7 ना इसकी एनर्जी है ना इस पॉइंट की एनर्जी है, तो 7 तो क्या चेंज है। लेकिन अगर एक रेफरेंस 0 हो जाएगा, अब 0 कहां पे है, बेसिकली 0 कहां है, वो जब हम इन्फिनिटी पे चल जाते हैं। अब उसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे, 0 माइनस इंटू -3 पे 3 आ जाएगी, प्लस का 3 आ जाएगा। तो एमजीएच भी आपका क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट बनता है। लेकिन कब, जब हम अर्थ सरफेस को क्या लें, एज रेफरेंस लें और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लें, 0। लेकिन वैसे एक्चुअली अर्थ सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इस पॉइंट के ऊपर, वो होती है -gmm/R। एक बात। अच्छा अगली बात देखें, बस 5 मिनट और ये चैप्टर टॉपिक में जो मेन पॉइंट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन में जो चीज बताने की है वो ये है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आते हैं, फिर सी तक जाते हैं। ए से बी पर आए और बी से आप कहां आ गए, सी पर। ये ए था, ये बी था और ये क्या था, सी था। ये वाला डिस्टेंस कितना था, एक्स, और ये वाला कितना बचा, एच माइनस एक्स। टोटल कितना एच है। अगर बी पॉइंट में देखें, बी पॉइंट को फोकस करते हैं, बी पॉइंट क्या दरमियानी पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ए तो क्या था, मैक्सिमम हाइट पे पॉइंट था, और सी बिल्कुल कहां पे, सी पे। बी पॉइंट पे अगर आप देखें आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अगर ये तो एक आम सी बात है, इसको तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि आप साथ पढ़ा हुआ है कि जैसे वो नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। अगर वो आपका जो है फ्रिक्शन इफेक्ट्स हम निगलेक्ट करेंगे तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली थी वहां पे, अगर आपको याद हो तो वो थी H माइनस एक्स। बी पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, वो थी mgx। अब अगर हम गौर करें इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर, अब वहां पर है H माइनस एक्स और यहां पर क्या है, x। H माइनस एक्स क्या है और x क्या है, ये बेसिकली ये मेन हाइट है।
और ये क्या है, ये फॉलिंग हाइट है, h माइनस एक्स रिमेनिंग हाइट है, x जो है वो क्या है, वो फॉलिंग हाइट है। और अगर आप देखिए वहां पर आपने वी बी स्क्वायर निकाला था तो 2gx आया था, कैसे, वो जब आपने कहा फाल करें तो ये इक्वेशन यूज की थी, bf स्क्वायर माइनस ba स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v b स्क्वायर ये तो 0 थी और ये क्या था 2gx, तो v b क्या आया था 2gx अंडर रूट। तो यहां से पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी in proportional to h minus x, kinetic energy is proportional to x, और velocity is proportional to x under root। पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखना हमने, रिमेनिंग हाइट। काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या लिखनी है, ऊपर से जितना वो नीचे आ चुका है, ऊपर से नीचे आने वाला वो x है, नीचे से ऊपर जितना रह गया वो क्या है h माइनस एक्स, और ये x का क्या अंडर रूट है, फॉलिंग हाइट का स्क्वायर रूट है। यानी अगर से हम सी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट पे देखिए अगर आप वहां पर वी सी निकाले तो वो क्या आती है 2gh आती है, तो जो आप वही ये फॉर्मूला लगाएं vf स्क्वायर माइनस v 2s, यहां क्या लेते हैं c है, यहां x की जगह क्या लेते हैं h, क्योंकि a से c तक आने में कितना फासला तय दिया उसने h, यहाँ पे 2gh आ जाएगा। तो यहाँ देखें फॉलिंग हाइट टोटल h हो गई और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या जाती है 0, क्योंकि रिमेनिंग हाइट नहीं बची। और काइनेटिक एनर्जी अगर वहां देखें तो वो क्या जाती है mgh। तो ये भी यही चीज, ये सी पॉइंट भी यही रिजल्ट दे रहा है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पर, रिमेनिंग हाइट पर। सी पर जो रिमेनिंग हाइट बची नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वही, क्योंकि फॉलिंग हाइट क्या हो गई मैक्सिमम हो गई h होगी, और स्पीड जो है वो h के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। यानी अब ये रिजल्ट आपने याद रखना। अब इस रिजल्ट से मैं आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा बताता हूं, इसमें h को क्या पुट कर दें, नहीं अगर हाइट 0 है इसका मतलब बॉडी माइनस क्यों आ रहा है, बॉडी नीचे से ऊपर तो नहीं जा सकती, ऊपर से नीचे आ सकती है, h पॉजिटिव नहीं है, h को 0 क्यों करेंगे, h हमेशा h से क्या होगा ज्यादा होगा, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जाने की वर्क करना पड़ेगा। हाँ जब हाइट देखना वो तो पॉइंट, वो तो फार्मूला है पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पे फार्मूला क्या था mg into 0, तो वो h 0 था तो 0 आया था, इस तरह से आप 0 पुट कर नहीं सकते क्योंकि बी पॉइंट हमने दिया है x साइड पे, ये बी के लिए सी के लिए। मैं बता रहा था कि ए हो बी हो सी हो, अब ए पर क्या था फार्मूला, ए पर था पोटेंशियल एनर्जी का क्या, काइनेटिक एनर्जी का क्या था 0, क्योंकि सी फाइनल यहां पे x क्या है 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 है वहां पे, बात समझा दी ना। तो अब वैसे फार्मूला जिसने वो टॉपिक लिखा है उसका मकसद यही बताना था, फॉलिंग हाइट और रिमेनिंग हाइट का सर्ट देना था उसने, लेकिन वो बातें उसने लिखी नहीं है उसमें, ये चीजें हमने ढूंढनी है कि ये फार्मूला क्या कह रहा है, कोई भी फार्मूला क्या कह रहा है, ये है हमारी फिजिक्स। फार्मूले की डेरिवेशन मैटर नहीं करती। अगर आप फिजिक्स सीखनी है दो बातें आप सीखते रहे कि जो चीज हम ड्राइव करने जा रहे हैं एक्चुअली वो है क्या भला, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी कहा तो ये क्या वर्क डन टू स्टॉप, अब रिजल्ट क्या निकला, उस रिजल्ट में जो फार्मूला आया वो फार्मूला में क्या कह रहा है, बस ये चीजें सीखते जाए फिजिक्स आ जाएगी। बाकी डेरिवेशन तो वही है, जमा नफी जरूरत तकसीम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, वो वहां पे उसकी प्रैक्टिकल या उसकी फिजिकल कोई चीजें नहीं है। फिजिकल चीज कहां पे, डेफिनेशन में है और जो फार्मूला डिराइव हुआ, दुनिया में सारे टूल्स हैं, तो टूल मैथमेटिकल भी हैं और स्टैटिस्टिकल भी हैं, वो सारे वहां यूज हो रहे हैं डेरिवेशन के अंदर। बात समझ आ रही है? तो हमेशा फार्मूले के ऊपर जरूर गौर करें, डेफिनेशन के ऊपर जरूर गौर करें कि ये क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये मैंने रिजल्ट बताया यहाँ पे से, वो कहता है कि बॉडी फॉल करता है, बॉडी फॉल करता है से 30 मीटर से, कहां से फॉल किया उसने 30 मीटर से फॉल किया,
ये उसका है 30 मीटर टोटल डिस्टेंस। अब वो यहां पे आ गया कहीं, से वो आ गया, मतलब यहां मैं कह देता हूं कि वो 16 मीटर तक आया, ये पॉइंट है 16 मीटर से, फिर वो आ गया से हमारे पास जो है ना वो 21 मीटर पे आ गया, सॉरी 21 नहीं 16 पे आया, और 16 से कम होकर मैं वैल्यू कौन सी लूं, ये मैं 14 ले लेता हूं आसानी के लिए, और ये मैं ले लेता हूं, यानी ये हाइट 9 मीटर है, ये 14 मीटर है, टोटल कितनी है 30 मीटर है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी है। सही। अब देखें कि जब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट टू द रेशियो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, वो तो हमारे पास क्या आ जाएगी 14:9, क्या आ जाएगी 14:9। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी एट ए ओवर काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो हमने टोटल हाइट में से क्या करना है 30 माइनस 14 ओवर 30 माइनस 9, 30 माइनस 14 ओवर 30 माइनस 9, ये हमारे पास क्या रेशियो आएगी 16 ओवर 21, 16 ओवर 21। चलिए ये मुझसे गला नहीं, पहली खैर बनाने के बाद। अब अगर वो कह रहे हैं वेलोसिटी एट ए ओवर वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट ए ओवर वेलोसिटी एट बी, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा वो इसी 16 यानी कि 30 माइनस 14 ओवर 30 माइनस 9 का आपने क्या ले लेना है, क्योंकि फॉलिंग हाइट का आपने क्या लेना है स्क्वायर रूट, यानी यहां क्या आएगा, यहां आएगा h1 ओवर h2, क्या आएगा यहां पर याद रखें, इसकी रेशियो क्या होगी h1 ओवर h2, इसकी रेशियो क्या होगी, इसकी होगी h माइनस h1 ओवर h माइनस h2, और इसकी क्या होगी h माइनस h1 ओवर h माइनस h2 का स्क्वायर रूट। ये आपने इनकी रेशियो याद रखनी है, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास कहानी थी इसकी आज की। बाकी इसके बाद पावर है, तो वो पावर मेरे ख्याल में आप लोग देख लेंगे, वर्क को टाइम पे डिवाइड करना आपने। अब वर्क वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी चीज के अंदर स्टोर हो सकती है, वो वर्क हो सकता है, एमजीएच ओवर टाइम भी हो सकता है, या एक बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी गेन की है तो काइनेटिक एनर्जी को टाइम पे डिवाइड करें तब भी वर्क आएगा। हाँ जी हाँ नहीं, ये है रिमेनिंग हाइट, तो ये बेसिकली क्या था, ये था h1 हाइट, ये क्या थी h2 हाइट, ये इतनी हाइट, ये इतनी हाइट, उसने कहा 40 मीटर पे आया फिर 9 मीटर पे आया, तो रिमेनिंग हाइट कितनी है 14, और ये रिमेनिंग थी ना। अब ऊपर से कितना नीचे आ चुका है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा h में से h1 को, फिर ये आएगा आपके पास ये कितना, इसलिए यहां पे आएगा h माइनस h1, h टोटल हाइट है, h1 पॉइंट ए की हाइट है, h2 पॉइंट बी की हाइट है, ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ जी, आप लोगों में से कोई क्वेश्चन? चले ठीक हो गया जी, आज फिर इसी को यहाँ पे रोकते हैं। इसकी असाइनमेंट मैं शेयर कर दूंगा, उसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा है, तो ये आप लोगों ने करना है। ये एसओएस आपने देख लिया होगा, उसके मुताबिक हमारे हमने ये 5वां 6वां लेक्चर हो चुका है।
ओके, अल्लाह हाफिज।